हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के फ्लेमिंगो बुक से लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है लास्ट स्प्रिंग, बसंत हो गया। और इनका राइटर है अनीश चंद, जो कि लेखिका है। इन्होंने गरीब लोगों के दुखदायक और उनके परंपराओं का चित्रण इस पाठ में किया है, जहाँ यह मुख्य रूप से जो पात्र है वो है साहिब, जो कि रेत पीकर होता है, कचड़ों में कुछ चीज़ों को ढूंढने वाला। और दूसरा पात्र है वो है मुकेश, जो फिरोजाबाद का रहने वाला एक लड़का होता है। तो इन दोनों के बारे में हमें अध्ययन करना है। कहानी का शुरुआत होता है जब लेखिका अनीश जंग उनके पड़ोस में आए हुए रेत पीकर्स लड़कों से प्रश्न करती है, तुम लोग यह कार्य क्यों करते हो? तो वह एक साहिब नाम का लड़का होता है, जिसे पहले से अनीश जंग नहीं जानती थी कि इनका नाम साहिब है। वो कहता है कि कभी कभी मुझे उसमें 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपया मिल जाता है, इसलिए हम इसको करते हैं या फिर इसमें कुछ ढूंढते हैं। और हमारे पास इसके बजाय कोई कार्य भी नहीं है, इसलिए इस कार्य को हमें करना पड़ता है। फिर उसके बाद अनीश जंग उनसे फिर प्रश्न करती है, तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब कहता है, हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाते। तो लेखिका कहती है, अगर मैं स्कूल खोल दूं तो क्या आप स्कूल आएंगे? तो साहिब कहता है, बिल्कुल जरूर आएंगे स्कूल। उसके बाद 2-3 दिन बाद लेखिका और साहिब फिर से मिलते हैं। तब साहिब दौड़ते हुए लेखिका के पास आता है और कहता है, स्कूल कहाँ है? मुझे स्कूल जाना है। तो अनीश जंग लेखिका कहती है शर्माते हुए कि स्कूल इतना जल्दी नहीं बन जाता। उसके बाद लेखिका साहिब का नाम पूछता है, पहले नहीं जानती लेखिका उनका नाम। तो साहिब अपना नाम बताता है, साहब ए आलम, जिस जिस नाम का अर्थ साहिब को पता नहीं होता। उसके नाम का अर्थ होता है संसार का स्वामी या ब्रह्मांड का मालिक, ऐसा कुछ अर्थ होता है। इनके साथ और बहुत से रेत पिकर्स होते हैं, जो कि सुबह के पक्षियों के समान सुबह दिखाई पड़ते हैं, और जैसे ही दोपहर होता है वे सभी गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद लेखिका उन लड़कों से फिर मिलती है और उनसे प्रश्न करती है, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो पहले लड़का जवाब देता है कि मेरी माँ अलमारी से चप्पल को उतार के नहीं दिए, इसलिए मैं नहीं पहन रहा हूँ। दूसरा दूसरा कहता है कि मेरे जो चप्पल है, जूते हैं, वो आपस में मेल नहीं खाते, वे एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, मैच नहीं खाते। और एक दूसरा अन्य होता है, वो कुछ भी जवाब नहीं देता, एक शब्द भी नहीं बोलता। तीसरा होता है, वो कहता है कि मुझे जूते बहुत पसंद है, पर मैंने अपने जीवन में आज तक एक जोड़ी जूता नहीं देखा है। कबाड़ बिकने वाले लड़कों से पहचान होने के कारण दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र की ओर जाती है। वह क्षेत्र बहुत ही गंदा होता है। उनका घर टीन से बना हुआ छत या तिरपाल का बना हुआ होता है, और वहाँ मल प्रवाह या नालियों का अच्छा प्रबंध नहीं होता है। जहाँ 10,000 से भी अधिक बांग्लादेशी प्रवासी 1971 से आकर के रह रहे होते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है कबाड़ बीनना।
पहचान नहीं होता है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड होता है और वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है, तो वे खाने के लिए अनाज तो खरीद सकते हैं, क्योंकि पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए अनाज का होना, ताकि वे रात को भोजन करके अच्छे से सो सके। पास में ही कुछ महिलाओं का समूह होता है जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी होती है, उनसे अनीस जंग जाकर पूछती है कि आप लोग अपने बांग्लादेश ढाका को छोड़कर क्यों आ गए, जो बहुत ही हरी भरी और प्राकृतिक दृश्य वाली जगह है। तो वे बताती हैं कि वैसे जगह क्या मतलब का जहाँ हमें भर पेट भोजन न मिल पाता हो या हमें जीवन जीने का साधन प्राप्त न होता हो, इसलिए हम वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और जहाँ हमें खाने की संसाधन प्राप्त हो जाता हो, रहने के लिए जहाँ जगह मिल जाता हो, वहाँ हम तंबू लगा लेते हैं और वहीं रहते हैं। और दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहने का मतलब है कबाड़ का काम करना। कबाड़ का काम करना हमारे लिए रोजी रोटी के समान होता है। कबाड़ से मिलने वाली चीजें बच्चों के लिए एक वस्तु होती है, लेकिन उनके माता पिता के लिए वह रोजी रोटी का साधन होता है। थोड़े दिन बाद लेखिका साहेब से फिर से मिलती है। तब वह देखती है कि साहेब एक बड़े से कनस्तर में दूध रखा होता है, जो कि उनके कचरे ढोने की उनके बैग से थैले से भारी होता है। और साहेब बताता है कि अब वह चाय की दुकान पर काम करता है, जिसे उसे महीने का 800 रुपये मिलता है और साथ में उसे घर पे खाना भी मिलता है। लेकिन साहेब के चेहरे में वो चमक नहीं होता, वो खुशी नहीं रहता जो पहले उनके चेहरे में होता है, और साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहता। ठीक इससे थोड़ी विपरीत कहानी होता है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के मुकेश का, जिनका पूरा परिवार सालों से या पीढ़ी से चूड़ी बनाने का काम करते आ गए होते हैं। लेकिन मुकेश चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने, वो एक बार कार चलाना चाहता है और कार का खुद का मालिक बनना चाहता है। लेकिन मैकेनिक बनने के लिए जो गैराज होता है वो बहुत दूर होता है, तब भी मुकेश पैदल जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो उनका स्वप्न होता है मोटर मैकेनिक बनने का या फिर खुद के कार होने का, वो स्वप्न फिरोजाबाद के धूल भरी सड़कों में एक मृग तृष्णा की समान होती है, धुंधला होती है, क्योंकि जो गैराज है वो बहुत दूर है और वो पैदल आना जाना कर भी नहीं सकता। मुकेश से पहचान होने के कारण लेखिका को एक बार फिरोजाबाद जाना होता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध जगह है, जहां 20,000 से भी अधिक बच्चे तपती भट्टियों के संपर्क में आसपास में रह करके इस कार्य को करते हैं, जिनका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
जिससे बेसमय या बहुत जल्दी उनके आंख पर रोशनी खराब हो जाता है या पूर्ण रूप से वे अंधे भी हो जाते हैं। और फिर लेखिका मुकेश के घर भी जाती है। तब देखती है वहां एक कमजोर सी युवती खाना पका रही होती है, जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है, यानी उनका भाभी, जो कम उम्र होने के बावजूद भी एक परिवार का भोजन बना रही होती है, जिम्मेदारी संभाल रही होती है। और अगर कोई बड़े बुजुर्ग या बड़े व्यक्ति उनके घर में आ जाते हैं तो वो घर के दीवार के पीछे थोड़े से पीछे खिसकती है और अपने घूंघट को सामने लाती है, क्योंकि ऐसा रिवाज होता है। थोड़े दूर बाद लेखिका आगे जाती है। तब वहां एक सविता नाम की लड़की होती है, जो कांच को जोड़ करके चूड़ियां बना रही होती है, जिसे उन चूड़ियों का महत्व भी शायद ही पता होगा। उनके पास एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई होती है। चूड़ियां शादी में एक मंगल या शुभ होती है लड़कियों के लिए। कुछ समय बाद जब सविता की शादी हो जाएगी तब उन्हें इनका महत्व पता चलेगा अचानक से। जैसे कि उनके पास बैठी हुई महिला के हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं, लेकिन उस महिला की बूढ़ी औरत की आंख में कोई चमक अब नहीं रह गया है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन का आनंद अभी तक नहीं लिया है। उनका जो पति है, बूढ़ा इंसान, जो कि बताता है कि अपने जीवन में कभी भी चूड़ी बनाने के सिवाय दूसरा काम नहीं किया है। अन्य जब लेखिका पूछती है मुकेश से, आप लोग सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं हो जाते, तो मुकेश कहता है यद्यपि हम संगठित हो जाते हैं, लेकिन पुलिस हमें घेर देंगी, पीटेंगे और गैर कानूनी कार्य के रूप में जुर्म दर्ज कर लेंगे और हमें जेल में बंद कर देंगे। इस कारण से हम संगठित भी नहीं हो सकते। जो साहूकार होते हैं या उद्योग के मालिक होते हैं, वे हमें एक सर्पिलाकार कुचक्र में घेर कर रख लिए होते हैं। हमारे बाप दादाओं को पहले से थका चुके होते हैं। ऐसे में हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। जो गरीबी, उदासीनता, लालच से घिरा हुआ होता है, कोई भी अलग कार्य करने की सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहिब और मुकेश के जीवन में किस प्रकार से अंतर है। आगे हम प्रश्न उत्तर भी देखेंगे।